धन्यवाद प्रीति जी। सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर विश्वास पाटिल जी, हम लोगों के अग्रज और आदरणीय प्रोफेसर बलराज पांडे जी, डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र जी, डॉक्टर श्रुति पांडे जी, सामने बैठे हुए तमाम सारे विद्वान। स्थिति कुछ ऐसी है कि इसमें क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए। जो मैं अभी कह रहा था कि पिछले सत्र के लोगों ने जो गलतियां की हैं उसका दंड हम लोगों को मिलना है। तो हम सभी लोगों ने तैयारी की है, आलेख लिखे हैं, हम लोगों के आलेख छपे हैं, ये जो पुस्तक आई है, और इसमें कुछ कह देना है, एक हाजिरी लग जानी चाहिए। कुछ कबड्डी वाले अंदाज में जल्दी से पकड़ में आए इससे पहले हट जाना है। मैंने अपने लिए विषय चुना था मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास और किसान समस्याएं। इस विषय पर मैंने लिखा था और हम सभी, मैं हर आदमी के अध्ययन अध्यापन का, लिखने पढ़ने का एक क्षेत्र होता है और मेरा जो क्षेत्र है वो कविता वाला है। तो जब कविता के इलाके में मैं होता हूँ तो ज़्यादा अपने को सुरक्षित महसूस करता हूँ। यह मेरा इलाका नहीं है, तो लेकिन इसमें प्रवेश कराया गया मुझे और करना पड़ा। तो हम लोग जिस कथा साहित्य की चर्चा पहले सत्र से कर रहे हैं, उपन्यास के उदय को लेकर और मध्य वर्ग के उदय की जो बातें हमारे सामने आ रही हैं, हमें लगता है कि जो यूरोप से उपन्यास की यात्रा है वो तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ की अपनी देशज परंपराएं भी रही हैं। हमारे यहाँ किस्सा कहानी कहने सुनने की एक लंबी परंपरा रही है और जो हमारे बड़े रचनाकार हैं उनकी जड़ें वहाँ भी हैं। जो संस्कृत में कथाएं हैं, जो जातक कथाएं हैं, जो बृहद कथा वगैरह की कथाएं हैं, वो भी हैं। और ख़ास करके जो हमारे लोक में कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, वहाँ से भी हमारे अग्रज रचनाकारों ने बहुत कुछ लिया था। उनका जो कहन है, जो उनका लहजा है, जो अंदाजे बयां है, जिस तरह से वो बात को शुरू करते हैं और हम बिना किसी नायक, बिना किसी बड़ी नायिका, बिना किसी नाम के बहुत कुछ उससे जुड़ जाते हैं। तो ये हमें अपने बड़े रचनाकारों के यहाँ ये चीज़ दिखाई पड़ती है। मध्य वर्ग भी हमारे यहाँ बहुत साफ उस तरह का नहीं रहा है। मध्य वर्ग में हमारे यहाँ आगे चलकर तो उच्च मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग का भी विभाजन किया गया। वह उच्च मध्य वर्ग जो हमेशा ऊपर की तरफ देखता है और बड़े लोगों के जैसा होना चाहता है, वो नई नहीं तो सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए लालायित रहता है। तो एक मध्य वर्ग हुआ जो ऊंचा बड़ा होना चाहता है। एक निम्न मध्य वर्ग भी हमारे यहाँ है जो आगे बढ़ना, जो पीछे से निकल नहीं पा रहा है, जो अनेक प्रकार की समस्याओं में, कर्ज में, अपमान में तरह से फंसा हुआ है। हमारे यहाँ के मध्य वर्ग का एक बहुत बड़ा लक्षण है दोहरा चरित्र। मध्य वर्ग जो है झूठ बहुत बोलता है, वो जो है उससे ज़्यादा बताता है हमेशा। उच्च वर्ग जो है वो बताता है, उच्च वर्ग का आदमी बताता है इतने 100 करोड़ कर्ज हैं उसके ऊपर और वो गर्व से बताता है। और निम्न वर्ग का व्यक्ति भी बताता है कि मेरे ऊपर कर्ज है और मैंने आज भोजन नहीं किया है, आज खाने को नहीं मिला है। लेकिन मध्य वर्ग बिना कुछ खाए डकार लेता है। ये मध्य वर्ग है जिसके बारे में, जिसको प्रेमचंद ने बहुत ठीक से समझा था। और जो गबन उपन्यास की समस्या है वो उसी मध्य वर्ग के मिथ्या अहंकार की समस्या है। वो कहने की समस्या नहीं है, वह वही है जो अपनी पत्नी से कहता है वो व्यक्ति की लाखों का बैंक बैलेंस है हमारे पिता के पास, लेकिन बड़े कंजूस है। तो एक लड़की जो आई है, जो उस परिवार को नहीं जानती है, वो
भ्रमित हो जाती है। तो मध्य वर्ग जो हमारे यहाँ का है वो थोड़ा अलग ढंग का है। मैं प्रेमचंद के किसानों के उपन्यासों में किसान समस्या पर बात करने के लिए यहाँ आया था, और हम सभी जानते हैं कि प्रेमचंद ने, चूँकि एक उनकी दृष्टि बहुत विराट थी और बहुत दूर तक जाकर बहुत व्यापक ढंग से चीज़ों को देखा, समझा, आत्मसात किया, पढ़े खूब थे। उनके समय में जो कुछ घटनाएं घटित हो रही थी दुनिया भर में, उन पर उनकी नज़र थी, उन पर वो लिख रहे थे। हंस के संपादकीय देखिए तो लगातार नए नए विषयों पर वो लिख रहे थे, तो दृष्टि बड़ी थी। लेकिन जो मूल स्वभाव था वह भारतीय था और भारतीय किसान का स्वभाव था। इसलिए जो किसान जीवन की त्रासदी है, उस त्रासदी पर प्रेमचंद बहुत गंभीरता से विचार कर रहे थे। मतलब जो हमारे यहाँ के किसान उन दिनों सामंतों, राय बहादुरों, खान बहादुरों, अंग्रेजों, जमींदारों और अंधविश्वास का व्यापार करने वाले बहुत सारे मुल्ला मौलवियों पंडितों के जाल में फंसे हुए थे, महाजनों के जाल में फंसे हुए थे। इन सब का चित्रण अपने तमाम सारे उपन्यासों में करते हैं। मैं सोचकर तो यह आया था और सामने कुछ चीज़ों को अंडरलाइन किया था कि उन्हें पढ़कर मैं बातचीत करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें पढ़ने की गुंजाइश यहाँ है। उनके कई उपन्यासों में हम लोग एक आध अंश तो देख ही सकते हैं, मैं बहुत कुछ छोड़ के चल रहा हूँ। जैसे जो रंगभूमि है, उनके सारे उपन्यासों पर थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा था कि बात करूंगा। तो इस दृष्टि से जो किसान और भूमि की समस्या है, रंगभूमि एक महत्वपूर्ण उपन्यास है उनका। इसमें सामंतवाद, पूंजीवाद, औद्योगिकरण और नई ढंग की सभ्यता, कृषि सभ्यता का संघर्ष प्रस्तुत हुआ है। प्रेमाश्रम की भांति इसमें किसान समस्याओं का विस्तृत चित्रण वैसे नहीं है, लेकिन किसान आंदोलनों के संकेत यहाँ पर बार बार आते हैं। इस उपन्यास में उन्होंने सामंतवाद के ह्रास और पूंजीवाद के उदय को एक यथार्थवादी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसका जो केंद्रीय पात्र सूरदास है, वो अपनी दृढ़ता और आत्मबल के कारण दृष्टिहीनता और निचले समाज के होने के बावजूद नायकत्व की गरिमा को प्राप्त करता है, और जो मुनाफे की संस्कृति है, जो व्यवस्था है, उसके विरोध में वो खड़ा होता है। इस बात के लिए वो बहुत सारे किसान मजदूर उसका साथ देते हैं और बहुत सारे लोग चीज़ों को उसको भड़काते हैं, और कहीं गांधी के चरित्र को जीता हुआ दिखाई पड़ता है और अपने अधिकार के लिए लड़ता हुआ वो मारा जाता है। किसान समस्याओं की दृष्टि से कर्मभूमि विशेष उपन्यास, क्योंकि मैं लंबे समय तक उसको पढ़ाता रहा हूँ, इसलिए वह उपन्यास मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब स्वाधीनता आंदोलन के जो विविध आयाम हैं, उनका जो जिस तरह से विकास हो रहा था और विस्तार हो रहा था, उसको प्रेमचंद ने इसमें बहुत सलीके से प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास पर 1920 और 1923 के किसान आंदोलनों का प्रभाव तो है ही। 1928 के बारदोली के आंदोलन की भी स्पष्ट छाप है इस पर। प्रेमचंद ने इसमें भारत के अछूतों की समस्या को ग्रामीण जीवन की मूल समस्या किसानों के शोषण के साथ देखा और परखा। यहाँ भी धर्म, अर्थ और राजनीति के गठबंधन का जो एक शोषण तंत्र निर्मित हुआ था, जो अपने बहुत निकृष्टतम रूप में हमारे सामने आता है, वो महंत आशाराम गिरी के चरित्र के रूप में वो सामने आता है। सेवा सदन के महंत जी के मुकाबले यह अधिक धूर्त और क्रूर पात्र है। तो कर्मभूमि की जो समस्या है, उसी तरह से फिर गोदान में शोषण की प्रक्रिया हम जानते हैं कि बहुत जटिल है। उसमें किसानों के शोषणकर्ताओं की एक लंबी सूची है, जिसमें आधा दर्जन महाजन, जमींदार, उनके कारकुन, पटवारी, तहसीलदार, थानेदार, वो दूसरे कर्मचारी तथा पुलिस के दूसरे सरकारी और असरकारी अफसर हैं। इस निर्मम शोषण ने किसान को मनुष्यता की हालत में भी रहने नहीं दिया था। वो एक पात्र कहता है, कौन कहता है हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत कहाँ? आदमी वह है
जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकते। एका का नाम नहीं, एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो जाफा कैसे करे। तो यह जो स्थितियां हैं किसानों की, उसके सारे उपन्यासों में हैं। और किसान अपने अस्तित्व के लिए, अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहा है, जूझ रहा है, छटपटा रहा है, प्रयत्न कर रहा है, मर रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहा है। तो प्रेमचंद के जो किसान हैं उनमें बहुत सारे ऐसे भी पात्र हैं जो बहुत आगे बढ़कर बातें करते हैं। बहुत सारे ऐसे पात्र हैं, धनिया जैसे पात्र हैं जो बहुत जीवंत हैं। अन्य स्त्री पात्र हैं, जो मुन्नी जैसी पात्र है जो लड़ती है अपने अधिकारों के लिए। तो बहुत सारी बातें हैं। किसी निर्णय पर हम जाकर बात नहीं कर सकते। प्रेमचंद के यहाँ हम कोई निर्णायक स्वर उस रूप में हम नहीं देख पाते हैं। कुछ पात्र आगे बढ़ते हैं, कुछ पीछे हटते हैं, कुछ आपस में धोखा देते हैं, कुछ किसी छोटे से स्वार्थ के लिए अपने ही के प्रति गद्दारी करते हैं, धोखा देते हैं। ये चीज़ें हैं। आगे चलकर जो प्रेमचंद का विकास शायद होता मंगलसूत्र वगैरह में जो दिखाई पड़ता है, जहाँ पात्र इस तरह से बोलते हैं कि मतलब अब मैं ये कि एक तो आज़ादी को लेकर सशंकित है कि जो आज़ादी मिलेगी उसमें लॉर्ड रीडिंग और इरविन की जगह सेठ पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास आ जाएंगे तो क्या होगा, ये आशंका है। दूसरे, प्रेमचंद की जो रुचि है वो बदल रही थी कि अब मैं करीब करीब बोल्शेविक उसूलों का कायल हो चुका हूँ। तो हमें लगता है प्रेमचंद थोड़ा और आगे गए। तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।